गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और इस पावन अवसर पर मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी एवं अनंत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। ठीक है, तो आज इस पावन अवसर पर भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वह है वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, बात समझ में आई। हम लोग अक्ष के अनुदिश किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, ठीक है, इसकी तीव्रता का मान निकालने के लिए किसी पॉइंट पर हमको सबसे पहले एक फिगर की आवश्यकता पड़ेगी। ये एक तार है, वायर है। अगर वायर को हम मोड़ दें, ठीक है, अगर हम वायर को मोड़ दें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो वायर रखा हुआ है, ठीक है, ये जो वायर है ये कागज के तल के लंबवत रखा हुआ है। ठीक है, ये जो वायर है यह इस बोर्ड के, मान लेते हैं ये बॉडी है, इस बोर्ड के तल के लंबवत रखा हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके मिडिल से एक अक्ष, इस अक्ष पर एक पॉइंट हम मान लेंगे P। ठीक है, एक पॉइंट मान लेंगे P, या हम मान लेते हैं कैपिटल M। ठीक है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, इस पॉइंट को हम मान लेंगे कैपिटल M। ठीक है, जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे, यानी कि धारा प्रवाहित कराएंगे, यानी कि जब इसमें करंट फ्लो होगा, धारा प्रवाहित होगी, तो उस स्थिति में यह अपने चारों तरफ क्या करेगी, यह अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। ठीक है, यह तार जो है अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। ठीक है, तो हम इसके अक्ष के अनुदिश एक पॉइंट M मान लिए हैं। इस M पॉइंट पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक, इस पॉइंट को हमने मान लिया O। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, इस पॉइंट को हमने मान लिया O। ठीक है, यहां से यहां तक की जो दूरी है हमने मान लिया X। ठीक है, O से M तक की जो दूरी है हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया X। ठीक है, अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि इस पूरे तार के कारण हमको इस पॉइंट M पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमको प्राप्त करनी है। ठीक है, इस पूरे तार के कारण, अगर इस पूरे तार के कारण निकालेंगे तो जो कि असंभव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे बायो-सेवर्ट के पास। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट कहते हैं कि मेरा जो नियम है वह लागू होता है अल्पांश के लिए। किसके लिए लागू होता है, अल्पांश के लिए। ठीक है, तो हम लोग उसी अल्पांश का सहारा लेंगे और उसी अल्पांश की सहायता से हम लोग इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली जो है, धारावाहिक का मतलब ये होता है जिसमें से धारा प्रवाहित होती हो। ठीक है, तो इसके ऊपरी सिरे पर, ठीक है, इसके ऊपरी सिरे पर यहां पर हम एक पॉइंट ले लेंगे P और हम ले लेंगे Q। ठीक है, हमने इस तार का एक छोटा सा भाग ले लिया इसके ऊपरी सिरे पर P और Q। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DL। ठीक है, अब इस P से इस M तक की जो दूरी होगी, इस P से इस M तक की जो दूरी होगी वो हम मान लेंगे, ठीक है, वो हम मान लेंगे स्मॉल r। ठीक है,
इस P से इस Q तक, इस PQ से यानी कि अल्पांश PQ से इस पॉइंट M तक की जो दूरी होगी वह हम मान लेंगे स्मॉल r। बात समझ में आ रही है? तो लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियमानुसार, ठीक है, बायो सेवर्ट के नियमानुसार अल्पांश PQ के कारण बिंदु M पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, अल्पांश PQ के कारण बिंदु M पर चुंबकीय क्षेत्र। तो कितना हो जाएगा बायो सेवर्ट के नियमानुसार, ठीक है, बायो सेवर्ट के नियमानुसार इसको हम मान लेंगे dB1। क्या मान लेंगे? dB1। dB1 इज इक्वल टू, हम dB1 क्यों मानेंगे ये अभी आप लोग कुछ देर में समझेंगे। dB1 ये 1 माने हैं क्यों, आखिर dB को dB1 क्यों लिखा गया है, इसको हम लोग कुछ देर बाद समझ जाएंगे, ठीक है। तो dB1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हो जाएगा dB1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह होती है 1। थीटा इक्वल टू क्या है? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी कि साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक तो हमने अल्पांश यहां ले लिया, ठीक, एक अल्पांश इस मूल बिंदु से नीचे लेंगे, ठीक है, एक अल्पांश हम यहां मान ले रहे हैं, एक अल्पांश हमने यहां मान लिया, इसको ले लिया हमने P डैश Q डैश। क्या ले लिया? इसको हमने ले लिया P डैश Q डैश, ठीक है। अब यहां से जो दूरी इसकी होगी वही दूरी इसकी होगी। बात समझ में आ रही है? जो दूरी इसकी होगी वही दूरी इसकी होगी। ये पॉइंट क्या था? ये पॉइंट था M, ठीक। तो लिखेंगे अल्पांश P डैश Q डैश के कारण M पर चुंबकीय क्षेत्र कितना मिलेगा? हमें मिलेगा ये dB2। बात समझ में आई? एक तो ये dB1 हो गया, ये हो गया dB2। अब बात समझ में आई हमने dB1 dB2 क्यों माना? क्योंकि हमने एक ऊपर की तरफ अल्पांश लिया और एक नीचे की तरफ हमने अल्पांश लिया, इसको इसलिए हमने dB न मान के dB1 dB2 माना। dB2 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका भी यही आएगा आई dl r स्क्वायर। बात समझ में आई? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब ये जो अल्पांश PQ है, इस PQ के कारण इस पॉइंट M पर, इस अल्पांश PQ के कारण इस पॉइंट M पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, दिशा, ठीक है, वह कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं dB1 और इसको हम मान लेते हैं dB2। बात समझ में आई? इस PQ के कारण इस पॉइंट M पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह dB1 होगी, और इस P डैश Q डैश के कारण इस पॉइंट M पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह क्या होगी? वह होगी dB2। यहां तक बात समझ में आई? अब देखिए, ये जो चुंबकीय क्षेत्र dB1 है और ये जो चुंबकीय क्षेत्र dB2 है, इसको समकोणिक घटकों में हम वियोजित करेंगे। किस घटकों में वियोजित करेंगे? समकोणिक घटकों में वियोजित करेंगे। जब समकोणिक घटकों में वियोजित करेंगे
तो देखिए इसके दो घटक बनेंगे। एक कौन सा घटक बनेगा, एक बनेगा क्षैतिज घटक और एक बनेगा ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, तो dv1 को अगर हम और dv2 को, ठीक है, तो इस प्रकार हमको दो घटक मिले। एक ये तो क्षैतिज हुआ और ये ऊपर वाला क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर। यहाँ पे देखिए अगर ये r हो और थीटा यहाँ बन रहा हो, ठीक है, ये r हो, आपने 11th पढ़ा होगा, ये r यहाँ पे हो, परिणामी रिजल्टेंट यहाँ हो और थीटा यहाँ बन रहा हो, तो यहाँ हो जाता है r cos थीटा और यहाँ हो जाता है i sin थीटा। और यहाँ पे अगर आप यहाँ हो, थीटा नीचे बन रहा हो, तो इस स्थिति में r cos थीटा इधर हो जाता है और r sin थीटा इधर हो जाता है। ये तो आप लोगों ने इधर पढ़ा ही होगा। तो इस स्थिति में यहाँ पे देखने पर, यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो बन रहा है अल्फा, ठीक है, और यहाँ पे भी कोण बन रहा है अल्फा। बात समझ में आई। इस स्थिति में यहाँ पे क्या होगा, इस स्थिति में यहाँ पे होगा आपका dv1 cos अल्फा और ये हो जाएगा dv1 sin अल्फा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा dv2 cos अल्फा और यहाँ हो जाएगा dv2 sin अल्फा। बात समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक। अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र dv1 है, इसको जब हम लोगों ने समकोणिक घटकों में वियोजित किया, ये जो चुंबकीय क्षेत्र dv1 है इसको हम लोगों ने जब समकोणिक घटकों में वियोजित किया तो हमें दो घटक मिले। कौन कौन से? एक क्षैतिज घटक मिला और एक ऊर्ध्वाधर घटक मिला। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि dv1 को समकोणिक या मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। dv1 को जब dv1 और dv2 को हम लोगों ने समकोणिक घटकों में वियोजित किया तो हमको दो घटक मिले। एक मिला dv1 cos अल्फा, एक dv1 sin अल्फा, और दूसरा इस dv2 को जब वियोजित किया समकोणिक घटकों में तो हमको दो घटक मिले। एक मिला dv2 cos अल्फा, एक मिला dv2 sin अल्फा। अगर हम dv1 cos अल्फा और dv1 cos अल्फा और dv2 cos अल्फा की बात करें तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के बराबर तो हैं लेकिन विपरीत डायरेक्शन में हैं, ठीक है। एक दूसरे के बराबर तो हैं लेकिन विपरीत डायरेक्शन में हैं, जिसके कारण ये दोनों जो हैं एक दूसरे को क्या कर देते हैं, आपस में निरस्त कर देते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो हैं एक ही डायरेक्शन में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। जब जुड़ जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं B = dv1 sin अल्फा प्लस dv2 sin अल्फा। इसको लिखा जा सकता है या तो इसको जो है dv1 sin अल्फा और dv2 sin अल्फा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं B क्लोज इंटीग्रेशन dv sin अल्फा। क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन बंद समाकलन dv sin अल्फा। बात समझ में आई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। बात समझ में आई होगी आप लोग को। तो ये हो जाएगा B = क्लोज इंटीग्रेशन dv sin अल्फा, ठीक है। अब देखिए dv की वैल्यू क्या है, क्योंकि dv1 = क्या माने हैं, μ0 4 पाई आइडियल sin थीटा r² और dv और यहाँ पे क्या माने थे, dv2 = μ0 4 पाई आइडियल r²। एक ठीक ये मिला, एक ठीक यह मिला हम लोग को, ठीक है। तो इस स्थिति में dv1 + dv2 = कितना हो जाएगा, ये हम मान लेंगे कि dv = dv1 + dv2। तो dv1 + dv2 किसके बराबर है, बराबर है dv के। बात समझ में आई।
तो इस स्थिति में यहाँ पे जो मिलेगा हमें मिलेगा b इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आई dl साइन अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा हमें b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर क्लोज इंटीग्रेशन dl, ये मिल जाएगा साइन अल्फा। बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, मैथ वाले जो स्टूडेंट हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी, लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर समझने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही होगी। ठीक है, अब देखिए, अब इस dl की अगर हम बात करें, ठीक है, इस अगर dl का अगर हम dl की बात करें तो dl क्या है? dl इन दोनों के बीच की जो लंबाई है वो हमने dl माना है। ठीक है, तो अल्पांश लंबाई है। तो अगर हम ये पूरे तार का जो अगर हम पूरे तार को हम अलग अलग अल्पांश में हम बांट दें तो पूरे तार की जो परिधि मिलेगी हमें वृत्त की, इस यानी कि वृत्त के रूप में है तो वृत्त की जो परिधि मिलेगी वह कितनी मिलेगी? वह मिलेगी 2 पाई r। बात समझ में आ रही है? तो 2 पाई r, यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर जो हमने त्रिज्या माना है वह माना a। ठीक है, यहाँ पर जो त्रिज्या हमने माना है वह माना है a। तो इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में जो इस वृत्त का जो परिमाप होगा या वृत्त की जो परिधि होगी वह होगी 2 पाई a। ठीक है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर 2 पाई a साइन अल्फा। बात समझ में आई यहाँ तक? अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब मुझे इस साइन अल्फा, जो आपको साइन अल्फा दिख रहा है, इस साइन अल्फा को हमको रिमूव करना है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ ये अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पर, ये पॉइंट जहाँ पे टच कर रही है, इस पॉइंट को अगर हम C मान लें, क्या मान लें? C मान लें, तो हम देखेंगे कि हमको एक त्रिभुज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हमको एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या मिल रहा है? COP, P नहीं है यहाँ पे, M है। क्या है? समकोण त्रिभुज COM। क्या मिल रहा है? समकोण त्रिभुज COM में। ठीक है, समकोण त्रिभुज COM में या समकोण त्रिभुज COM से। ठीक है, देखिए क्या है, यहाँ पे से कर लीजिए, समकोण त्रिभुज COM से। ठीक, तो समकोण त्रिभुज COM से देखा जाए तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस स्थिति में जो साइन की वैल्यू होती है वह क्या होती है? साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब बटे कर्ड। क्या हो जाएगा? साइन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ड। तो इस स्थिति में कर्ड ये है, लंब ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a/r। ठीक है, अगर इस साइन अल्फा को, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अगर हम ना मानिए कोई दिक्कत नहीं है, मानिए चाहे मत मानिए। तो अगर इस साइन अल्फा को मैं यहाँ पुट करूँ तो ये मिलेगा मुझे b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई a इंटू a/r। तो ये मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, और ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा म्यू 0/2। कितना बचेगा? म्यू 0/2। और यहाँ बचेगा आपका IA स्क्वायर बाई r क्यूब। कितना मिलेगा? IA स्क्वायर बाई r क्यूब। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब
अब इसी हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो हमको r की वैल्यू चाहिए, तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज COM से, पुनः समकोण त्रिभुज COM से अगर देखा जाए या COM में देखा जाए तो इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में क्योंकि ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो सकता है। तो ये हो जाएगा कर्ण क्या है आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, ठीक है। अगर इस रूट को हटाऊं तो ये बचेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हाफ, कितना बचेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हाफ। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इस r की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँ तो हमें मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन, थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2, ठीक है, आई ए स्क्वायर और यहाँ मिलेगा आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। तो हमें जो b की वैल्यू प्राप्त करनी थी इस पॉइंट m पर, ठीक है, इस पॉइंट m पर जो हमें b की वैल्यू प्राप्त करनी थी वह कितनी मिली, वह मिली म्यू 0/2 आई ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। ठीक है, अल्पांश यदि मान लेते हैं कुंडली n फेरों में, यदि कुंडली n फेरों में हो तब, ठीक है, यदि जो कुंडली है n फेरों में हो तब b इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें म्यू नॉट अपॉन 2, ठीक है, n आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, ठीक है। ये तो था आपका वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक लगभग हर साल तो नहीं कहूँगा लेकिन कई बार ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एम्पियर के परिपथ के नियम के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।